नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के बारे में। और राजस्थान इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा आमेर का राजवंश। आमेर के अंदर जितने राजा हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो क्लास है ये आपके लिए रहेगी यानी क्रैश कोर्स की तरह से है। हम यहाँ पर मुख्य मुख्य फैक्ट देखेंगे कि आमेर राजवंश के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर आमेर राजवंश से प्रश्न आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, तो उन मुख्य मुख्य घटनाओं और उन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आमेर का राजवंश, आमेर का इतिहास और आमेर अर्थात जो जयपुर का कछवाहा वंश। कौन सा वंश? कछवाहा वंश। तो कछवाहा वंश के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि कछवाहा वंश का पहला राजा कौन था और किसने स्थापना की थी और इसका वर्तमान राजनीति, भूत भविष्य या किस प्रकार का इसका महत्व रहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आमेर। आमेर जो पहले इसका नाम जयपुर नहीं, पहले इसका नाम आमेर था, बाद में इसका नाम जयपुर पड़ा था। तो आमेर राजवंश में किस वंश का शासन था? कछवाहा राजवंश का था। कछवाहा राजवंश का शासन था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आमेर का जो क्षेत्र था ये जयपुर से थोड़ा सा दूर रहता है। आमेर का जो क्षेत्र था वहाँ पर कछवाहा राजवंश शासन करता था और इसका जो संस्थापक माना जाता है, कछवाहा वंश का जो पहला शासक माना जाता है वो माना जाता है दुल्ले राय। दुल्ले राय, ठीक है, दुल्ले राय या इनका नाम दूसरा भी है दुल्हे राज या दुल्हे राय, इनका नाम आता है। तो अगर हम देखें कछवाहा श्री राम के वंशज से आने वाले, श्री राम के पुत्र कुश के वंश से आने के कारण इन्हें कछवाहा कहा जाता है। अगर हम बात करें दुल्ले राय को, इसे वास्तविक इसका नाम अगर पूछ ले तो क्या मिलता है? तेजकरण नाम मिलता है। तो पेपर में अगर पूछ ले दुल्ले राय का वास्तविक नाम क्या है, तेजकरण इसका नाम मिलता है। तेजकरण इसका वास्तविक नाम मिलता है। अगर हम देखें राजस्थान के अंदर जो आमेर है उस समय राजस्थान नहीं था, राजपूताना रियासत थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो दुल्ले राय का वास्तविक नाम अपने पास हो गया है। 1137 की घटना है। 1137 में क्या करता है दुल्ले राय? नरवर। अब आप कहोगे नरवर कहाँ पर है? नरवर से राजस्थान आया। नरवर एमपी में है यानी मध्य प्रदेश से वो क्या है राजस्थान आया था, जो वर्तमान का राजस्थान है वहाँ पर आया था। या यूं कहें कि ये राजपूताना रियासत में आया था। दुल्ले राय राजपूताना रियासत में आता है और सबसे पहले आकर क्या है ये दौसा के पास में आता है। और दौसा में क्या करता है ये दुल्ले राय ने दौसा को बड़ गुजर, अब दौसा में राज किसका था? बड़ गुजरों का था। बड़ गुजर एक जाति है, बड़ गुजरों का शासन था। बड़ गुजरों को क्या करते हैं दौसा के अंदर पराजित कर देते हैं और पराजित करने के बाद दुल्ले राय यहाँ पर क्या करता है दौसा पर अधिकार कर लेता है। दौसा पर अधिकार करने के बाद इसे क्या करता है अपनी राजधानी बनाता है। ध्यान रखना आमेर के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी अगर आपसे पूछे तो कौन सी थी? राजधानी। राजधानी अगर आपसे पूछ ले दौसा जो पहली राजधानी बनी थी आमेर की, ध्यान रखना जयपुर नहीं करना है, यहाँ पर दौसा करना है। कछवाहा राजवंश की पहली राजधानी दौसा थी। अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा पेपर में आया हुआ है, कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। दौसा के बाद में यहाँ पर दुल्ले राय नहीं रुकता है और वो रामगढ़ की तरफ बढ़ता है। रामगढ़ जिसे हम जमुआए रामगढ़ के नाम से जानते हैं, रामगढ़ की तरफ बढ़ता है। और रामगढ़ में शासन किसका था? मीणाओं का शासन था। तो रामगढ़ के अंदर मीणाओं के साथ में भयंकर युद्ध होता है और मीणाओं को पराजित करके दुल्ले राय रामगढ़ पर अधिकार कर लेता है। रामगढ़ पर अधिकार कर लेता है और हम अगर यहाँ पर देखें अधिकार करने के बाद में वहाँ पर दुल्ले राय रामगढ़ को अधिकार करने के बाद में रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पहली राजधानी दौसा, तो आमेर के कछवाहा वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं जयपुर पर क्लिक करते हैं या आमेर पर करते हैं। आमेर नहीं, यहाँ पर आपका आएगा जमुआए रामगढ़। रामगढ़ को क्या है दूसरी राजधानी बनाया जाता है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कन्फर्म हो गया है। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी बात करें, दुल्हे राय ने रामगढ़ में अपनी कुल देवी, ध्यान रखना कुल देवी एक नाम आ गया, तो दुल्हे राय की कुल देवी का नाम बताओ। कुल देवी, दुल्हे राय की कुल देवी का नाम क्या है? जमुआई माता। कौन सी माता? जमुआई माता, जिनका मंदिर कहाँ है? जमुआई रामगढ़ के अंदर है। तो ध्यान रखना, जो दुल्हे राय की कुल देवी है जमुआई माता है, और इनका मंदिर कहाँ है? जमुआई रामगढ़ में है। तो कछवाहा वंश की कुल देवी भी कौन सी हो गई? जमुआई माता हो गई। तो इसको ध्यान रखना है। बीकानेर की, जैसे अगर हम बात करें, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी अलग है, जोधपुर के राठौड़ है उनकी अलग है, सिसोदिया वंश की कुल देवी अलग है। इस प्रकार हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन सी है? वो है जमुआई माता, जमुआई माता है। इसके बाद में ये पहला था, दुल्हे राय से संबंधित 5-6 प्रश्न बनते हैं जो मुख्य मुख्य। एक, संस्थापक पहली राजधानी कौन सी करता है? दौसा को बनाता है। दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाता है, और रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। कछवाहा वंश की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। इसके बाद में अगला राजा बनता है, जो अगला राजा बनता है कोकिल देव। कोकिल देव अगला राजा बनता है, और कोकिल देव जब राजा बनता है, 1207 की घटना है। 1207 के अंदर कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हराकर, अब यहाँ पर आमेर में प्रवेश कर चुका है। आमेर में शासन किसका था? मीणाओं का शासन था। और आमेर के जो मीणा है उनको पराजित करता है कौन? कोकिल देव पराजित कर देता है, और क्या कर लेता है? आमेर पर अधिकार कर लेता है। आमेर पर अधिकार करने के बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से जो लंबे समय तक जो हम आमेर के बारे में, जैसे वर्तमान समय में हम आमेर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे पहले 1207 में इनके हाथ में आता है। यहाँ पर पहले शासन किसका था? मीणाओं का था। अगर हम बात करें, कोकिल देव ने आमेर अर्थात जो जयपुर के पास में ही पड़ता है, आमेर पर अधिकार किया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो एक प्रश्न यहाँ से यही बन गया कि आमेर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? आमेर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? तो उस राजा का नाम था कोकिल देव। और ये कहाँ का राजा था? आमेर का था। किस जाति से था? कछवाहा वंश से था। कछवाहा वंश से था। और अगर हम देखें, कछवाहा वंश की तीसरी राजधानी कौन सी है? तीसरी राजधानी यहाँ पर आमेर हो जाती है। पहली राजधानी दौसा, दूसरी जमुआई रामगढ़ थी, तीसरी आमेर। तो तीसरी राजधानी है यहाँ पर अपने को आमेर मिलती है। कोकिल देव ने आमेर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर के बारे में पेपर में पूछा हुआ है, अंबिकेश्वर मंदिर पूछा गया है कि अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो कोकिल देव ने करवाया था। कोकिल देव कछवाहा राजपूत था। ठीक है जी। तो अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण कोकिल देव ने करवाया था। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला राजा आएगा रजदेव या राजदेव, दोनों ही नाम आते हैं, राजदेव या रजदेव। राजदेव क्या करता है? राजदेव के बारे में मुख्य बातें ये हैं। राजदेव आमेर का जो शासक होता है, ये क्या करता है? कदमी महल का निर्माण करवाता है। आरएस के पेपर में पूछा गया है, कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? कदमी महल का निर्माण आमेर के अंदर राजदेव ने करवाया था। राज तो राज जैसा ही काम करेगा, यानी कदमी महल का निर्माण भी राजदेव करवाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना, राजदेव के द्वारा कदमी महल का निर्माण करवाया गया था, और कदमी महल में राजाओं का राज तिलक होता था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आमेर के संदर्भ में इसकी विशेषता क्या है कि आमेर के जो कदमी महल है, कौन सा महल है? कदमी। पेपर में इसके बारे में दोबारा से पूछ सकते हैं, क्योंकि कदमी महल के अंदर क्या होता था कि आमेर के राजा जो होते थे उनका राज तिलक होता था। तो पेपर में यही बन जाएगा कि आमेर के राजाओं का राज तिलक किस जगह पर होता था? कदमी महल में होता था। उसका निर्माण किसने करवाया था? वो राजदेव ने करवाया था। तो यहाँ से अपने प्रश्न 1 2 3 4 प्रश्न बन चुके हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको नोट करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर हम बात करें, अगला राजा कौन सा आएगा? अगला राजा कछवाहा वंश का अगला राजा आएगा भारमल। देखिए, यहाँ से आमेर के जो राजा है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे भारमल है, भगवंत दास है, मिर्जा राजा जय सिंह है, मिर्जा राजा मान सिंह है, अगर इनके बारे में स्वाई जय सिंह है, माधो सिंह है, ईश्वरीय सिंह है, ये इसके बाद सब भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो अब भारमल के बारे में बात करेंगे। ये भारमल, अगर हम बात करें भारमल की, तो 1547 से 1573 तक का इसका समय रहता है राजवंश का। अगर हम देखें, पेपर में पूछा गया है
भारमल के कहा जाता है कि अकबर के साथ में संधि करने वाला पहला कोई राजपूत था तो वो कौन था? भारमल था। भारमल को मिलाया किसने था? तो दो व्यक्तियों का नाम आता है, मजनू खां और चंगताई चंगताई खां। दो व्यक्तियों का नाम आता है, पहला मजनू खां, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आरएस की दृष्टि से, और चंगताई खां, ये दो व्यक्ति थे जिनकी सहायता से भारमल की मुलाकात अकबर से हुई थी। अकबर आया था कहाँ पर? अजमेर शरीफ आया था, मुआउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आया था। तो उस समय मजनू खान ने और चंगताई खान ने भारमल की मुलाकात किससे करवाई थी? अकबर से करवाई थी। और ये घटना है 1562 में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। और ये संभवतः पहला ही राजा था राजस्थान का जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, या यूं कहें कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। अगर हम देखें, इसने अपनी बेटी जिसका नाम हरखा बाई था, जो आप सीरियल में देखते हो जोधा बाई, वो जोधा बाई नहीं, वो हरखा बाई थी, ठीक है, पिक्चर में गलत दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, एक पिक्चर बनी थी मुगले आजम, और उसमें भी क्या था कि यहाँ पर जोधा और अकबर दिखा दिया गया था। तो मुगले आजम की वजह से ही जो ऋतिक रोशन की मूवी बनी थी उसमें भी ये सही सेम टू सेम ऐसा ही दिखा दिया, लेकिन वास्तव में उसका नाम हरखा बाई था। अगर हम बात करें, भारमल ने सांबर जो झील है, ठीक है जी, जो खारे पानी की झील है, वहां पर अपनी राजकुमारी यानी अपनी बेटी हरका बाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ कर दिया था। क्या था? जियारत करने के लिए गया हुआ था। भारमल ने देखा रिश्तेदार ठीक है, अच्छी शक्तिशाली राज्य के साथ अगर रिश्तेदारी हो जाएगी तो मेरा कद राजपुताना रियासतों में और भी बढ़ जाएगा। इसने क्या किया? मुगल सम्राट अकबर के साथ अपनी बेटी जिसका नाम हरखा बाई था उसके साथ विवाह कर दिया। आए थे वो जियारत करने के लिए, लेकिन क्या है, साथ में ही अपनी शादी करवा के चले गए थे। हरखा बाई को बाद में एक उपाधि दी गई थी, मरियम उजमानी की उपाधि दी गई थी, मरियम उजमानी की उपाधि दी गई थी। ये किसको दी गई थी? हरखा बाई को दी गई थी। हरखा बाई के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर था। आगे चलकर भारत का सम्राट बनता है, बादशाह बनता है। जो ये किसका पुत्र था? ये अकबर और हरखा बाई का पुत्र था, जो आगे चलकर भारत का सम्राट बनेगा। तो इससे कई प्रश्न हो जाते हैं। पहला प्रश्न कि राजस्थान के अंदर वो पहला कौन सा राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? वो था भारमल। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भारमल की मुलाकात किसने करवाई थी अकबर के साथ? मजनू खां, चंगताई खां। दो प्रश्न बन गए। तीसरा, अकबर की अधीनता कब स्वीकार कर ली थी? 1562 में कर ली थी। चौथा प्रश्न, इसकी पुत्री का नाम क्या था? हरखा बाई। पांचवा प्रश्न, हरखा बाई का विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। छठा प्रश्न, इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? मरियम उजमानी की उपाधि दी गई थी। और सातवां प्रश्न, इसके बेटे का क्या नाम था? जहांगीर। ये 7 प्रश्न इसी पेज में से बन गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला राजा आएगा, इसका पुत्र भारमल का बेटा भगवंत दास। भगवंत दास 1573 से लेकर 1589 तक इसका टाइम रहेगा। और भगवंत दास ने सरनाल, क्या होता है? सरनाल एक जगह पड़ती है, सरनाल। सरनाल में एक राजा था जिसका नाम मिर्जा जितने भी थे, मिर्जाओं का विद्रोह को दबाया था। मिर्जाओं का विद्रोह को दबा दिया था, विद्रोह को दबा दिया था। तो अकबर ने भगवान दास से खुश हो गया था। क्या हुआ था कि भगवान दास ने क्या, वहाँ के जो मिर्जा थे उनके मिर्जाओं के विद्रोह को दबा दिया। और इन विद्रोह को दबाने के कारण भगवान दास को क्या किया गया था? अकबर ने इसे नगाड़ा भेंट किया और झंडा देकर सम्मानित किया। ये पेपर में पूछा गया है कि भगवंत दास को क्या प्रदान किया गया था? सिक्के, मोहरें क्या दी गई थी? तो यहाँ पर नगाड़ा दिया गया था, ध्यान रखना, नगाड़ा दिया गया था। साथ में क्या दिया गया था? झंडा दिया गया था। झंडा और नगाड़ा जब दिया जाता था तो उसे शाही फरमान समझा जाता था, यहाँ कहें शाही चिन्ह समझे जाते थे नगाड़ा। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, अकबर कौन सी चीज अधिक बजाता था? अकबर को नगाड़ा बजाना पसंद था, ध्यान रखना। ऐसे राजाओं के बारे में प्रश्न आते हैं। तो अकबर सबसे ज्यादा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा बजाता था। तो ये नगाड़ा भगवंत दास को दिया कि भाई ढोल बजाता रहे। अपनी बहन को इसने, बहन की शादी किसके साथ हुई? जीजा लगते थे, तो जीजा ने क्या, इनको ढोल दे दिया और झंडा दे दिया, अभी झंडा लहराते रहे। इसके बाद में सरनाल
जो सरनाल नामक स्थान पर गुजरात राज्य में, अब अगर बात करें सरनाल कहाँ पर है, वर्तमान के गुजरात राज्य में सरनाल स्थित है। और वहाँ पर विद्रोह किसका था, मिर्जाओं ने विद्रोह कर दिया था, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था, भगवंत दास को भेजा गया था। इसके बाद में मुगल बादशाह अकबर ने भगवंत दास को पंजाब का गवर्नर बना दिया था। ये प्रश्न भी बनता है कि भगवंत दास को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था पंजाब प्रांत का बना दिया गया था। भगवंत दास कितने समय तक रहा था पंजाब में, एक ये भी प्रश्न बनता है। तो ये बना था अपने 7 वर्ष तक पंजाब का गवर्नर रहा था। कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक रहा था। तो यहाँ से भी सीधे के सीधे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट में है ताकि आपका समय बच सके, परीक्षा में कुछ ही दिन बाकी है, इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। जो चीज़ ना समझ आए वो पूछ लेना कमेंट करके। इसके बाद में अगला राजा बनेगा मानसिंह। मानसिंह जो बनता है 1589 से 1614 तक इसका समय रहता है। और जब भगवंत दास की मृत्यु हो जाती तो उसका बेटा जो है, उसका जो बेटा है जिसका नाम मानसिंह है, मानसिंह का राज तिलक किया जाता है। और मानसिंह का राज तिलक करने के बाद में हम क्या देखते हैं, मानसिंह के राज तिलक के समय अकबर ने मानसिंह को कितने का मनसब दिया था, पेपर में पूछा गया है। तो देखिए प्रारंभ में 5000 का मनसब दिया गया था। किसको, मानसिंह को। मानसिंह राजस्थान का एक ऐसे राजा था कि लगातार युद्ध लड़ा था, कोई भी युद्ध नहीं हारा था। एकमात्र युद्ध था जिसमें उसकी पराजय हुई थी, वो था हल्दी घाटी का युद्ध। बाकी सारे के सारे युद्ध मानसिंह ने जीते थे। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जिस समय मानसिंह का राज तिलक हुआ था उस समय अकबर ने इसे कितने का मनसब दिया था। सभी को पता है 7000 का दिया था, लेकिन जैसे ही बन रहा है उस समय कितना दिया था, 5000 का मनसब दिया था, अर्थात 5000 का मनसबदार बनाया था। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होता है और अपने युद्ध कौशल और ईमानदारी की वजह से प्रभावित करके अकबर उसे कितने का मनसब कर देता है, 1605 में 7000 का मनसबदार बना देता है। अर्थात अकबर के द्वारा मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान कर दिया जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें नासिर खां व अब इसका नाम नासिर खां तथा कतलू खां को हराकर मानसिंह ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आपको पता है पुरी में मंदिर है किसका, जगन्नाथ जी का मंदिर है। और वहां पर पहले अधिकार किसका था, नासिर खान का था। और नासिर खान का सहयोगी जो था कतलू खां का था। और इन दोनों को पराजित करके ये नियंत्रण में कौन ले लेता है, मानसिंह अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं मानसिंह, अकबर क्या करता है, समय समय पर मानसिंह को अलग अलग जगह का गवर्नर नियुक्त करता है। कभी वो बंगाल भेजता है, कभी वो काबुल भेजता है, कभी बिहार भेजता है, गवर्नर बनाता है। और अंत में क्या होता है, महाराष्ट्र के एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, एलिचपुर में किसकी मृत्यु हो जाती है, मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। मानसिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। कुंवर मानसिंह बाद में राजा बन गए थे। मानसिंह की मृत्यु हो जाती है, कहाँ हो जाती है, महाराष्ट्र के एलिचपुर में। इनका योगदान है, इनको हम विस्तार पूर्वक से देखेंगे। आमेर के कछवाहा राजवंश में सबसे शक्तिशाली अगर कोई राजा था तो वो मानसिंह का नाम आता है, सबसे बड़ा नाम आता है मानसिंह का। इनके द्वारा मंदिर, जंतर मंतर, महल, दुर्ग जो भी बनाएगी उनकी सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इनसे सब ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। अगर हम देखें तो पहले इसे काबुल का बनाया गया था गवर्नर, और काबुल का गवर्नर बनाया गया था। और उसमें हम क्या देखते हैं कि काबुल का गवर्नर ये कब से कब तक रहता है, ये रहता है 1581 से लेकर 1586 तक ये काबुल का गवर्नर रहता है। काबुल अफगानिस्तान में वहाँ पर रहता है। देखिए अकबर ने जब कभी भी दूर वाले, सबसे मुश्किल शासन होता है दूर का संभालने वाला, कहाँ दिल्ली और कहाँ काबुल, तो वहाँ पर अगर अफगानिस्तान पर किसी ने शासन कर सका है तो राजस्थान के ये राजा थे, या तो जसवंत सिंह मारवाड़ वाले या फिर आमेर के जो मान सिंह का नाम आता है। बाकी अफगानिस्तान को कोई भी अफगानिस्तान पर शासन नहीं कर सका था। ये दो ही राजस्थान के राजा आते हैं जिन्होंने शासन किया था यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें, अकबर ने मान सिंह को गवर्नर बना दिया था, कहाँ का, काबुल का गवर्नर बनाया था। और मान सिंह ने 1581 से लेकर 1586 तक काबुल का गवर्नर रहा था। मान सिंह ने काबुल में मिर्जा
हकीम, जो मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया था। तो कई प्रश्न ये भी बन जाता है कि काबुल के अंदर किसके साथ इसका मुठभेड़ हुई थी, यहाँ कह सकते हैं किसको हराया था। काबुल के अंदर अगर हम देखें तो मिर्जा हकीम को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? मिर्जा हकीम को हरा दिया था। अगर हम देखें मिर्जा हकीम को हराने के बाद में मान सिंह क्या करते हैं, मान सिंह काबुल में 5 कबीलों को हराया जाता है, इसीलिए मान सिंह ने आमेर के झंडे का रंग पचरंगा कर दिया था, अर्थात 5 रंगों वाला कर दिया था। 5 रंग थे, देखिए पिचरंगिया, 5 रंग इनके विजय का प्रतीक था। इन्होंने 5 कबीलों को हराया था। आज भी अफगानिस्तान में देखें कबीले हैं, उनका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो अपने कबीलों के प्रति निष्ठावान थे उस समय भी। आज भी अगर हम देखें तो वहाँ पर कबीलों जैसी प्रथा आज भी पाई जाती है। तो 5 कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता हासिल की थी किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। मान सिंह का नाम आता है, इन्होंने कर लिया। इसके बाद में अगले बनते हैं वो, कुछ समय के बाद में बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं। और बंगाल के गवर्नर बनने के बाद में हम क्या देखते हैं, बंगाल के गवर्नर बनने के बाद में हम देखते हैं कि इसको बंगाल का गवर्नर किसने बनाया था? अकबर ने मान सिंह को बंगाल का गवर्नर बना दिया था, ठीक है। और उसने बंगाल में ढाका में राजा केदार को हराया था। किसको हराया था? केदार को हराया था। केदारमल को हराया था। तो केदार को हराकर वहां से मान सिंह ढाका से शीला माता की मूर्ति लेके आया था। तो एक ध्यान रखना, कौन सी माता? शीला माता। शीला माता, शीला माता की मूर्ति लेकर आया। ऐसा माना जाता था कि इस माता की पूजा अर्चना करने के बाद में कोई भी पराजित नहीं हो सकता था। कुछ लोग कहते हैं लेके आया था, कुछ कहते हैं यहीं पर थी, अलग अलग बातें आती हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि बंगाल के राजा जो थे केदार थे, उनको पराजित किया जाता है और ये शीला माता की मूर्ति लाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखें मान सिंह ने शीला माता की को लाकर कहां स्थापित किया था? आमेर में स्थापित किया था। तो आमेर में इन्होंने स्थापित किया था किसकी? शीला माता की मूर्ति स्थापित करवाई थी और यहां पर शीला माता का मंदिर भी बनाया था। ध्यान रखना, शीला माता का मंदिर आमेर में किस राजा ने बनाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने बनाया था। शीला माता अगर हम देखें आमेर के कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी है। देखिए, एक होती है कुल देवी और एक होती है इष्ट देवी। कुल देवी और इष्ट देवी में क्या फर्क होता है? ध्यान रखिए, इष्ट देवी और कुल देवी में क्या फर्क होता है? कुल देवी जो लगातार एक कुल से, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी लगातार जिसको मानते आ रहे हैं वो हमारी कुल देवी होती है। और उसके साथ कुछ समय के लिए अगर हम किसी और माता को भी साथ में मानने लग जाते हैं, यानी उनके प्रति निष्ठा रखनी प्रारंभ कर देते हैं, तो वो कौन सी माता हो जाती है? वो अपनी हो जाती है इष्ट देवी हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो इष्ट देवी है वो बाद में मानना शुरू करते हैं, जबकि कुल देवी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी पीढ़ी तक चलती है जी। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी कौन सी है, तो आपने बताना है जमुआई माता। और इष्ट देवी पूछे तो आपने क्या बताना है? शीला माता जी। शीला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था जी। मान सिंह किसका बेटा था? भगवान दास का बेटा था, भारमल का पौत्र था जी। इसके बाद में बिहार का गवर्नर रहा, तब क्या किया था इसने? बिहार का गवर्नर रहा था तब भी इसने किया था, क्या किया था जी? बिहार का गवर्नर रहा था तो उस समय अकबर ने मान सिंह को बिहार का गवर्नर बना दिया। और बिहार के जो एक जगह पड़ती है गिरधौर, गिरधौर गिरधौर क्षेत्र के जो राजा थे जिनका नाम पूर्णमल था। क्या नाम था? पूर्णमल। पूर्णमल को हरा दिया था और पूर्णमल को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। और मान सिंह ने बंगाल के क्षेत्र, अगर हम देखें क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र के राजा अनंत चेरू को भी हराया था। तो एक अनंत चेरू को हराया, एक पूर्णमल को हराया। पूरे जो आज का हम देखते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार का जो राजा था अनंत चेरू को भी हरा दिया था। इसके बाद में अगर हम बात करें, मान सिंह ने बिहार के खुर्दा क्षेत्र के राजा, एक यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है खुर्दा क्षेत्र, तो खुर्दा क्षेत्र के राजा रामचंद्र देव थे, उनको भी पराजित कर दिया था। क्या नाम था? रामचंद्र देव, उसको पराजित किया। ये किस क्षेत्र का राजा था? खुर्दा क्षेत्र, खुर्दा क्षेत्र। ध्यान रखना, तो बिहार में जब ये था, एक तो ये पूर्णमल को हराता है, दूसरा अनंत सिंह चेरू को हराता है, तीसरा ये किसे हराएगा? ये हराएगा रामचंद्र देव को हराएगा जी।
इसके बाद में मान सिंह की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, यानी उपलब्धियों के बारे में देखेंगे इसने क्या काम करवाया था। देखिए, मान सिंह युद्धों में, पूरी उम्र युद्धों में उलझा रहा था, ठीक है जी, लेकिन इस बंदे ने काम भी बहुत करवाया था। नगर बनाए थे, महल बनाए थे और किले बनाए, मंदिर बनाए। इन्होंने नगरों का, किलों का, मंदिरों का निर्माण करवाया था। कौन कौन से नगर थे उनके बारे में बात करें तो एक, अगर हम नगरों की पहली बात करें, अकबर नगर, ये पेपर में पूछा गया है। अकबर नगर कहाँ पर बसाया था? ये बंगाल के अंदर, जब ये बंगाल अभियान में था, कौन? मान सिंह, तो बंगाल के अंदर इसने क्या किया था? अकबर नगर की स्थापना की थी। तो अकबर नगर की स्थापना करने वाला व्यक्ति मान सिंह। कौन से शहर की थी? अकबर नगर। कहाँ की थी? बंगाल में की थी। और उसके बाद में मानपुर, ये प्रश्न आया हुआ है कि मानपुर नगर कहाँ बसाया था मान सिंह ने? बिहार के अंदर। ये पेपर में पूछा गया है और बहुत से लोग बंगाल कर देते हैं। जब ये बिहार में था तो उस समय इसने अपने नाम से मानपुर नाम बसाया था और अपने जो राजा था, जिसका मुगल सम्राट था, जिसका नाम अकबर है, तो अकबर के नाम से अकबर नगर बसाया था बंगाल के अंदर। तो ये इसके दो नगर हो गए। और अकबर नगर की बात करें तो मान सिंह ने अकबर नगर की स्थापना की थी। मान सिंह के द्वारा बसाए गए अकबर नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजमहल के नाम से जाना जाता है। राजमहल के नाम से जाना जाता है। एक यहाँ से भी प्रश्न बन गया कि जो अकबर नगर था उसका वर्तमान नाम क्या है, तो वो नाम आपने बताना है राजमहल। इसके बाद में मानपुर, मानपुर कहाँ है? बिहार के अंदर है और इसकी स्थापना भी मान सिंह ने की थी। इसके बाद अगला आ जाएगा, किलों का निर्माण करवाया था जी इसने। किले कौन कौन से बनाए थे उसको देख लेते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं कि मान सिंह के द्वारा बनाए गए किले कौन से थे। तो मान सिंह यहाँ पर अगर हम देखें 2 किलों का निर्माण करता है। एक तो आमेर किले का निर्माण जो जयपुर में करता है, दूसरा रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। रोहतासगढ़ किला कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर स्थापना करता है। जबकि दूसरा किला आमेर के अंदर है। आमेर किले का निर्माण भी कौन करता है? मान सिंह करता है। आमेर किला कहाँ है? वर्तमान में जयपुर के अंदर है। तो जयपुर के अंदर करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो पहला है रोहतासगढ़ का किला, बिहार में इसका निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। आमेर किले का निर्माण भी मान सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि जयपुर में है। इसके बाद में इसने मंदिर बनवाए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो मंदिर के बारे में प्रश्न आता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अगर पहला मंदिर है भवानी शंकर मंदिर, भवानी शंकर मंदिर का निर्माण वेंकटपुर में हुआ था। वेंकटपुर में हुआ था। वेंकटपुर कहाँ है? बिहार के अंदर है। तो ये मान सिंह के द्वारा करवाया गया बिहार के अंदर मंदिर का निर्माण। एक धर्म को मानने वाला, धर्म में निष्ठा रखने वाला राजा था। युद्ध कर रहा था लेकिन फिर भी जहाँ भी जाता था अपनी निष्ठा, श्रद्धा, धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता था। तो अगर हम यहाँ देखें, भवानी शंकर मंदिर पेपर में अगर आ जाए तो पूछ देना, वेंकटपुर में है। और वो वेंकटपुर कहाँ है? बिहार के अंदर है। महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। महादेव मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? गया के अंदर कराया। गया कहाँ है? बिहार के अंदर है। तो बिहार के अंदर इन्होंने महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। राधा गोविंद मंदिर, राधा गोविंद मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। वृंदावन में है। वृंदावन कहाँ है? यूपी के अंदर। तो ध्यान रखना, पहला मंदिर इनका भवानी शंकर मंदिर बिहार के अंदर, वेंकटपुर बिहार के अंदर, महादेव मंदिर गया बिहार के अंदर है। और जो अगला मंदिर है राधा गोविंद मंदिर, तो राधा गोविंद मंदिर वृंदावन कहाँ है? यूपी के अंदर। तो वहाँ पर निर्माण करवाया गया है। तीसरा मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में तो बहुत बार प्रश्न आए हैं और वो आया था कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? जयपुर यानी आमेर के अंदर स्थित है जगत शिरोमणि मंदिर। इसका बात करें जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा देख लेते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर है जो मान सिंह की रानी थी कनकावती। क्या नाम था? कनकावती। इसका नाम पूछा गया है। कनकावती ने अपनी बेटे जगत सिंह की याद में बनाया था। ऐसे में मृत्यु हो गई थी जगत सिंह की। जगत सिंह की याद में
जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के आमेर जयपुर नामक स्थान पर बसाया गया है। जगत शिरोमणि मंदिर में किसकी मूर्ति है? श्री कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है। तो एक तो पहले प्रश्न ये बन गया कि मान सिंह की पत्नी का नाम क्या है? कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जो मंदिर का निर्माण करवाया था, उस मंदिर का निर्माण क्या था? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? आमेर के अंदर है। और जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर मूर्ति किसकी है? कृष्ण भगवान की है जी, श्री कृष्ण भगवान की है। ठीक है जी। और ये कहाँ से लेकर आए थे? ये चित्तौड़ से लेके आए थे। कहा जाता है कि ये जगत शिरोमणि मंदिर में कृष्ण जी की वही मूर्ति है जिसमें मीरा, जिसकी पूजा मीरा करती थी, और कहा जाता है कि मीरा जिसे अंतिम समय में विलीन हो गई थी, ये वही मूर्ति है जी। इसके बाद में मान सिंह के दरबारी कवि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुंडरिक विठल है, राय मुरारी दास है, जगन्नाथ है। तो ये तीन इसके दरबारी कवि थे। दरबारियों का नाम बहुत बार पूछते हैं तो ध्यान रखना, दरबारी इनके हैं, उनके नाम ध्यान रखना आप, जिसमें एक पुंडरिक विठल सबसे महत्वपूर्ण है। पुंडरिक विठल का नाम आता है, पुंडरिक विठल का नाम आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो राय मुरारी दास का नाम आता है और जगन्नाथ का नाम आता है। पुंडरिक विठल, पुंडरिक विठल आमेर के राजा मान सिंह का दरबारी कवि था। इसने पुंडरिक विठल के द्वारा कुछ चीज लिखी गई है महत्वपूर्ण कृति, जैसे रागमाला, पेपर में पूछा गया रागमाला किसकी है? पुंडरिक विठल की। रागमंजरी, रागमंजरी किसकी है? पुंडरिक विठल की। इसको नोट कर लेना साथ साथ में। राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय किसकी है? ये भी पुंडरिक विठल की है। ये तीन किताबें हैं पुंडरिक विठल की। और पुंडरिक विठल जो राजा था वो कहाँ का था? मान सिंह का दरबारी था। आमेर का आमेर के राजा मान सिंह का दरबारी कवि था। इसके बाद अगर हम बात करें मुरारी दास, राय मुरारी दास, राय मुरारी दास के बारे में बात करें, मान सिंह, जो राजा मान सिंह था उसका दरबारी विद्वान था। मुरारी दास ने एक किताब लिखी है जिसके बारे में पेपर में पूछा गया है, मान प्रकाश। कौन सी प्रकाश? मान प्रकाश। मान प्रकाश पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी है जी? राय मुरारी दास। ठीक है जी, मुरारी दास ने लिखी है। इसके बाद में तीसरा दरबारी कौन सा है? जगन्नाथ। जगन्नाथ आमेर के राजा मान सिंह का इसी का ही दरबारी कवि था। और जगन्नाथ ने जो लिखी थी मान सिंह कृति मुक्तावली लिखी थी, मान सिंह कृति मुक्तावली, मुक्तावली पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? जगन्नाथ ने लिखी थी। ये किससे संबंध रखती है? मान सिंह के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उनसे संबंध रखती है। इसके बाद अगर हम बात करें मिर्जा राजा मान सिंह की उपाधियां कौन सी थी? एक थी मिर्जा राजा की, मिर्जा राजा की अकबर के द्वारा मिर्जाओं का विद्रोह दबाने के लिए दी गई थी। आमेर के राजा मान सिंह के पास में ये उपाधि थी। और एक थी फरजंद, फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। फरजंद का मतलब होता है बेटा, बेटा दत्तक पुत्र माना जाता था, अकबर इसे दत्तक पुत्र मानता था। ठीक है जी। तो ये दहेज में साथ में गया था। ठीक है जी, दहेज में अपने बुआ के साथ में गया था। अकबर इसका फूफा लगता था और इसीलिए अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि दी। फरजंद, फरजंद का मतलब होता है पुत्र, बेटा। तो इस तरीके से आमेर के दुल्हे राय से लेकर मान सिंह तक का इतिहास हमने पढ़ लिया है। इसमें से प्रश्न लगभग सभी जो आने वाले थे उनको सभी को लिया है। अगले राजा है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।